राधे राधे भाई सभी को। पॉलिटी का नया टॉपिक स्टार्ट करना है। इससे पहले जो लेक्चर हुए थे उसमें हम संविधान सभा के बारे में बात कर चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं उसके बारे में बात कर चुके थे, है ना। आज नया टॉपिक है प्रस्तावना, प्रियम्बल, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्या कैसे, है ना। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं इस प्रस्तावना के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं, याद दिला दूं कि जब मैं आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। कौन सी तीसरी बैठक हुई थी? कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946, है ना। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। उस तीसरी बैठक में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। क्या लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य था कि भाई ये जो हमने संविधान सभा बनाई है, जो संविधान निर्माण करेगी देश का, तो इस संविधान सभा का पर्पज क्या क्या होना चाहिए, है ना। जो संविधान है, जो देश का संविधान बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, क्या पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, क्या समाजवादी होना चाहिए, क्या लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें किस में थी? उद्देश्य प्रस्ताव में थी, है ना। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कॉपी किया गया है ना, और उसी को हम प्रस्तावना में देखते हैं। किसमें? प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। अब देखो प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना का मतलब है, जैसे कि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान एज एक बुक है किसकी? भारत की, कि भारत पे शासन किस तरीके से चलाया जाएगा, तो उसकी एक बुक है जिसे हम संविधान कहते हैं। उस संविधान का पहला पहला ही टॉपिक है कौन सा? प्रस्तावना। ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान की क्या क्या क्वालिटी हैं, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं, हमारे संविधान में कौन कौन से फीचर्स शामिल हैं। जैसे कि हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं कि हमारा देश है वो पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों को सर्वधर्म धर्म समभाव की भावना रखते हैं। हम सभी धर्म यहाँ पल्लवित होते हैं, पोषित होते हैं ना, चाहे वे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, है ना, कोई से भी धर्म का हो, वो यहाँ पर अपने धार्मिक प्रैक्टिसों को फॉलो कर सकता है, उसको अपना सकता है ना। तो इस प्रकार की ये सारी बातें किस में लिखी हुई हैं? प्रस्तावना में लिखी हुई हैं, है ना। अब भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है हमारी संविधान प्रस्तावना लिखी हुई है ना। अब इस प्रस्तावना में कौन कौन से कीवर्ड हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है, जानना है ना। तो ध्यान से समझिएगा। पहली पहली क्या चीज़ लिख रही है कि हम भारत के लोग, क्या लिख रहा है? हम भारत के लोग, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? लोग, इसका हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो संविधान है भारत के लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है, उनके द्वारा ही बनाया गया है, उन्हीं के लिए बनाया गया, किसी बाहर की शक्ति के द्वारा इसको नहीं बनाया गया। केवल जो भारत की जनता है उसने मांग की थी, उसने डिमांड की थी, इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है और उसको बनाया जाए। इसीलिए सबसे पहले जो पहली पहली लाइन लिखी गई है प्रस्तावना में, वो क्या लिखी गई है कि हम भारत के लोग, है ना। अब उसमें आगे क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा संविधान है ना, वो संविधान हमको ये आज़ादी देता है कि हमारे राष्ट्र पर किसी दूसरी सत्ता का बिल्कुल भी नाम मात्र का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे इंटरनल मामलों में हम किसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, किसके साथ उन संबंधों को तोड़ना चाहते हैं, ये हमारे निजी व्यक्तिगत हित होंगे, है ना। ये हमारी ही पर्सनल राय होगी देश के संविधान की, है ना। तो ये जो छूट दे रखी है, ये किसने दे रखी है? हमारे संविधान ने दे रखी है। दूसरी कोई विदेशी शक्ति का हमारे संविधान पर कोई प्रभाव नहीं है, हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि हमारे देश में कोई नीति निर्माण हो रहा है, काम हो रहा है, कोई सरकार यदि कोई नीति निर्माण काम कर रही है, तो उस पर विदेशी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना।
क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कैसा समाजवादी है ना। अब समाजवादी का जो हमारे यहाँ पे उसमें प्रस्तावना में है ना 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इस उसके तहत उसको जोड़ा गया था समाजवादी पॉइंट को, है ना। अब इस समाजवादी पॉइंट का मतलब क्या है ना, देखो वैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो आइडियोलॉजी है, जैसे कि हम पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी की बात करें, है ना, तो यहाँ पर जो साम्यवादी शब्द है इसका प्रत्यक्ष कोई शाब्दिक अर्थ अपन यहाँ नहीं निकाल सकते भारत के संदर्भ में। कैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिक्सचर है। उसमें हम पूंजीवादी की बात करते हैं तो उसमें समाजवादी की भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम प्राइवेट जो निजीकरण है उसको भी प्राथमिकता देते हैं, तो कहीं हम गवर्नमेंट की चीज़ों को भी प्राथमिकता देते हैं। इसलिए समाजवादी का जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसकी हम प्रॉपर व्याख्या नहीं कर सकते, है ना, इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, है ना। तो दूसरा और अगला शब्द कौन सा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कैसा, पंथ निरपेक्ष, है ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि हमारे देश में ये भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द, है ना, हमारी इस प्रस्तावना में। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में, जो हमारा देश है वह सभी धर्मों को आदर करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, उनका सम्मान करता है। हमारे देश में किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति रह सकता है, यहाँ उसको उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो परंपरा है, उनको मान सकता है ना। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, कैसा है, लोकतांत्रिक। इसका मतलब क्या हुआ भाई, लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि जो सरकार बनेगी वह चुन के आएगी, ऐसे नहीं कि तानाशाही चल रही है ना, मतलब चुन के आएगी, बाकायदा चुनाव होंगे लोकतंत्र के तरीके से ना। लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, यानी कि जो देश का सर्वे सर्वा है, जो सबसे ऊंचा पद है, वह चुना हुआ होना चाहिए, वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए, है ना। वह मतलब समझ गए बात, कि ऐसा नहीं कि भाई वो वंशानुगत चला आ रहा है कि मैं राष्ट्रपति है उसका ही बेटा फिर दोबारा राष्ट्रपति बन जाए, बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, चुनाव होने चाहिए, जो सबसे ऊंचा पद है वही कौन सा होता है, रिपब्लिक होता है। बात है ये समझ में। हमारा देश लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है। तो ये कीवर्ड कुछ लिखे हुए हैं। तो कौन क्या क्या था स्टार्टिंग में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, आगे और क्या चीज़ है इसमें, है ना, तो ध्यान से समझिएगा। अब इसमें भारत के लोगों के लिए जस्टिस की बात की गई है ना, कि 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, किसमें, प्रस्तावना में, है ना। जस्टिस क्या बात की गई जस्टिस के, एक है ना सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार की समान उसकी बात की गई है ना, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है कि भाई व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलेगा, यानी कि समाज है उसमें जो, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, पिछड़ा जनजाति वर्ग हो, कोई सा भी हो, मतलब सबको समान अवसर दिए जाएंगे, सबको समानता से रखा जाएगा, है ना। सामाजिक न्याय की बात की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई, भाई देश में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नीति निर्माण हो रहा है तो सब पे लागू होगा, ऐसा नहीं है ना। यदि राजनीतिक न्याय की बात करें तो भाई कोई भी देश में चुनाव लड़ सकता है ना, सभी को आज़ादी है। तो ये कुछ न्याय दे रखे हैं, जस्टिस दे रखे हैं हमारी प्रस्तावना में, कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है ना, कैसी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी है, पहली विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, नंबर 3 पे है विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का हमारे प्रस्तावना में वर्णन है ना। विचार की बात करें तो व्यक्ति कुछ भी विचार रख सकता है, अच्छे भी रख सकता है, बुरे भी रख सकता है ना। बात है कि किसी भी रोक टोक नहीं है, भाई सरकार के बारे में तुम अच्छा सोचते हो तो ठीक, बुरा सोचते हो तो ठीक, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है, आप सरकार के विरोध में बोलना चाहते हो या पक्ष में बोलना चाहते हो, वो आपको आज़ादी है। लेकिन देखो ये पॉइंट कहने में आसान होते हैं कि भाई आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊँगा, जब संविधान पढ़ाऊँगा, कहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी है और कहाँ पर नहीं है। मान लीजिए भाई आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी के एजेंट हो, अब आप तो जो भी उसकी सूचनाएं हैं, जो गुप्त सूचनाएं, आप तो उनको एक्सपोज कर दोगे, है ना। आप तो इस
इसके तहत कि भाई मुझे तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं तो कुछ भी बोलूँ, तो आप तो उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उनको लीक कर दोगे। तो बोला हर जगह बोलने की आज़ादी नहीं होती है ना, कहाँ पर आज़ादी मिलेगी कहाँ पर नहीं मिलेगी ये हम मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि विश्वास की बात करूँ तो आप भाई किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हो, चाहे वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के हो, है ना। विश्वास की आपको स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मान सकते हो। उपासना की स्वतंत्रता है, आप किस भगवान को पूजते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। इसके बाद 2 प्रकार की समता की बात की गई है ना। अब ये देखो 2 फर्क होते हैं, एक होता है समता और एक होता है समानता। इन दोनों में क्या फर्क होता है ना, देखो समता और समानता का मतलब बेसिक इसको बोलते हैं इक्वेलिटी, है इसको बोलते हैं इक्विटी। देखो क्या फ़र्क होता है दोनों में। जैसे कि मान लीजिए एक 40 साल का व्यक्ति है और एक 15 साल का बच्चा है ना, वो दोनों कोई सेम एक कांड कर देते हैं, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया दोनों ने, है ना, सेम सजा है दोनों की। अब हुआ क्या, देखो समानता तो ये कहती है कि भाई जो काम जिस प्रकार की घटना 15 साल के बच्चे ने की है, यदि वही घटना सेम 40 साल के आदमी ने की है तो दोनों की सज़ा बराबर होगी। ये क्या कहता है, समानता का अधिकार कहते हैं ना, समानता, इक्विटी। यदि इक्वेलिटी की बात करें तो ये बात होती है। यदि इक्विटी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उसमें एज ग्रुप को भी देखा जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें मेंटेलिटी को भी देखा जाएगा। यार 40 साल का जो आदमी होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार होता है, 15 साल का थोड़ा कम समझदार होता है, तो उसी प्रकार से उसकी जो सज़ा है वो निर्धारित की जाएगी। तो इक्विटी यानी कि समानता, जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएँ और जो पहले से ही पावरफुल है उनको यदि हम थोड़ा सा पीछे भी रख लेंगे कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि हम बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण की बात यहीं से आती है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई, कौन कौन सी, एक तो है प्रतिष्ठा और अवसर, है ना। आपको सरकारी नौकरियों में अवसर, है ना, समता की बात करें, जैसे पिछड़े वर्ग हैं तो भाई उनको आगे आने के लिए लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रतिष्ठा की भी आपको समता है ना। तो ये कुछ समताएं हैं, आपको 2 प्रकार की समताएं दी गई हैं, है ना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा है ना व्यक्ति की गरिमा या व्यक्ति की गरिमा, है ना, और देश की अखंडता एंड एकता व अखंडता। एकता व अखंडता के बंधुत्व हैं, बंधुता, ये कुछ शब्द हैं हमारे संविधान में, है प्रस्तावना में। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक आदमी होते हैं जो, जैसे कि कोई पिछड़ी जाति का हुआ, जैसे कोई जनजाति क्षेत्र का हुआ या फिर कोई दलित हुआ, तो उस पर टॉयलेट कर देते हैं ना, तो ये उसकी गरिमा का हनन ही है एक तरीके से। बोला कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को अपने सम्मान की आज़ादी है, उनको अपनी गरिमा की आज़ादी है ना। और क्या है भाई, देश की एकता और अखंडता बनाए रखें, है ना। यदि हम देखते हैं तो हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं ना, तो सभी धर्म होते हैं, धर्म बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है ना, आसानी से लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं धर्म के नाम पर, है ना। तो उन्होंने बोला कि यार इतने धर्म के लोग हैं और हमारे देश में इतनी विविधता है, बोला यदि ऐसे सब अपनी अपनी बातें करने लगे, धर्म की बातें करने लगे, तो इससे तो क्या बातें छिड़ जाएंगी, इससे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जो देश की एकता है अखंडता वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। बोला कि ये जो चीज़ है ना, एकता और अखंडता देश की बनाने के लिए, उसके लिए बंधुत्व जरूरी है, यानी कि सबका साथ मिलकर, सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ा जाए। बात आई आपके समझ में, है ना। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949, है ना, इस तारीख को संविधान सभा ने जो संविधान है उसको उन्होंने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया, यानी कि उसको स्वीकार कर लिया, है ना। तो ये हमारे संविधान की कुछ बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।